तशरीफ़ फरमा सदर महफिल मोहतरम शरीफ हुसैन कासमी साहब, गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सरफत साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं इस बात का शुरू में ही एतराफ़ कर लूँ कि ये इंतख़ाब जो है वो मेरा ख्याल बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि एक तो अमीर खुसरो फ़ारसी शायरी और अमीर खुसरो का जो मर्तबा है तो उनके सामने तो बहुत बड़े बड़े बहुत मामूली हो जाते हैं। तो मेरी क्या मिसाल कि मैं उनके बारे में कोई गुफ्तगू करूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, हौसला अफ़ज़ाई है कि आप मुझे इज़्ज़त बख्शी। एक बात ये भी है कि इस गुफ्तगू के लिए, इस खुतबे के लिए पहले मैंने सोचा था कि कुछ ज़बानी ही बातें कर लूँगा जो भी पूरी पूरी जो कुछ मुझे समझ में आता है मेरे बहुत बातें, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, कम अज़ कम एक पेपर की शक्ल हो जाए। और वहाँ की जैसा आप लोग मालूम है जैसा आपको कि जो शोबे की जिम्मेदारियाँ हैं उनकी वजह से बिल्कुल यानी कम फुर्सती जो है वो ऐसी रही कि पेपर मैंने लिखा, लेकिन पेपर एक तरह से मुकम्मल नहीं है। और फिर इस हिसाब से बात भी हुई तो मैंने सोचा कि बहुत तवील गुफ्तगू का मौका भी नहीं है, तो मैं कुछ हिस्सा इसका पढ़ूँगा और सदर मजलिस की इजाज़त से अमीर खुसरो दहलवी मैंने कुर्बान रखा है। मैं नेशनल अमीर खुसरो सोसाइटी के ज़िम्मेदारान और अरकान बिलखुसूस उसके सरपरस्त उस्तादी प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान तिलवाई, सदर प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी और नायब सदर प्रोफेसर चंद्रशेखर साहिबान का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इकबाल मसूद फारूकी साहब भी इसमें शरीक हैं। शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को अमीर खुसरो यादगारी खुतबा पेश करने की दावत दी। इसी के साथ मैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इदरीस अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खुतबा ऐवान गालिब में मुनाक़िद हो रहा है। सबसे पहले मेरे लिए इस बात का एतराफ़ ज़रूरी है कि मैं ख़ुद को उर्दू ज़बान व अदब का एक अदना तालिब इल्म समझता हूँ और फ़ारसी ज़बान व अदब से मेरी वाक़फ़ियत बहुत मामूली है। चुनांचे जहाँ फ़ारसी अदबियात के ऐसे आलिम शरीफ हुसैन कासमी साहब मौजूद हों और दूसरे लोग यहाँ उलमा मौजूद हैं, वहाँ मेरे लिए फ़ारसी शायरी और वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े फ़ारसी शायर अमीर खुसरो के बारे में कलाम करना किसी तरह मुनासिब तस्वुर नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में बुज़ुर्गों की इस करम फरमाई को खुर्द नवाजी पर महमूल करने के सिवा चारा नहीं। मैं बिलाशुबा इसे अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई ख्याल करता हूँ और सरापा सिपास हूँ। अमीर खुसरो 1253-1325। अमीर खुसरो के बारे में इस वक्त सबसे पहली बात अर्ज़ करने की ये है कि अगले साल यानी 2025 में उनकी वफ़ात को पूरे 700 बरस मुकम्मल हो जाए। इल्म व अदब की दुनिया में 7 सदियों का फासला कोई मामूली फासला नहीं। सियासी, समाजी और तहज़ीबी पहलुओं से देखा जाए तो इस अरसे के दौरान न जाने कितनी और कैसी कैसी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, और पिछले 100-150 बरस की मुद्दत में तो इन तब्दीलियों को जैसे पर लग गए। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी शायर की शोहरत, मकबूलियत और मानवियत उसके अपने ज़माने से लेकर आज तक उसी तरह कायम हो बल्कि बढ़ती जा रही हो, तो इससे यही साबित होता है कि उस शायर के कलाम में वो गैर मामूली क़ुव्वत और तासीर मौजूद है जिस पर ज़माने के नशे व फराज असरअंदाज नहीं होती। ऐसी शायरी ज़मान व मकान की हुदूद से बहुत आगे निकल जाती है
और हर दौर में अपनी मानवियत मज़ीद मुस्तहकम करती हुई दर में सफ़र रहती है। अमीर खुसरो पहले हिंदुस्तान के कदीम फ़ारसी गोयों में अमीर खुसरो से पहले हिंदुस्तान के कदीम फ़ारसी गोयों में अबुल फ़रज रूनी 1039-1099 और मसूद साद सलमान 1046-1121 के नाम ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र। इत्तेफाक से इन दोनों शोरा का ताल्लुक़ लाहौर से था और दोनों हमस हैं, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तानी फ़ारसी के मैदान में उनकी शोहरत का ताल्लुक़ है तो हम यकीन से कह सकते हैं कि अगरचे ये खुसरो के पेशरो थे, लेकिन उन्हें वो मर्तबा और मकाम नसीब नहीं हुआ जो अमीर खुसरो के हिस्से में आया। अगर ईरान पर नज़र डाली जाए तो वहाँ खुसरो के मुआसिर शेख सादी शिराज़ी 1210-1292 हैं। वाज़ेह रहे कि जब खुसरो पैदा हुए तो उस वक्त सादी अपनी आधी उम्र गुजार चुके। ये भी इत्तेफाक है कि जिस साल खुसरो की वफ़ात हुई वही ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी का सने विलादत 1325 माना जाता है। मलहूज़ रहे कि हाफिज़ की वफ़ात 1389-90 में हुई। इन ज़िमनी बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये अंदाज़ा हो जाए कि अमीर खुसरो ने जिस ज़माने में अपने कमालात फ़न का इजहार किया उस वक्त उनके सामने कौन से शोरा फ़ारसी शायरी बिलखुसूस गज़ल के मैदान के शहसवारों में। इसमें कोई शुबा नहीं कि ईरान में सादी ने गज़ल गोई की जो तरह डाली थी उसने आगे चलकर वसी और अरीज़ इमारत की शक्ल अख्तियार की। उनके बाद हाफिज़ शिराज़ी ने अगरचे गज़ल की सिंध को दुआशा करने का नहायत गैर मामूली काम अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद ज़माना गुजरने के बाद भी सादी को ही गज़ल का इमाम तस्लीम किया जाता रहा। इसके सबूत में फ़ारसी का दर्ज झैल कता अरसे दराज से ज़बानों पर है। मुझे भी ये मालूम हो सका है कि यह कता किसका है, इसमें शायद थोड़ी लेकिन मशहूर बहुत है। दर शेर से कस पैगम्बरानंद हरचंद के लानबी आबादी अब या तो कसीदा गज़ल रहा फिरदौसियो अनवरियो सादी। शेर के मैदान में, शेर की दुनिया में, शेर के ममलिकत में 3 पैगम्बर हुए हैं। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि मेरे पास कोई नबी नहीं, इसके बावजूद शेर शायरी की दुनिया में 3 पैगम्बर हुए हैं। अबियात यानी मसनवी और कसीदा और गज़ल में, इन तीनों में बितरतीब फिरदौसी, अनवरी और सादी। तो ये इससे भी ज़ाहिर होता है, साबित होता है कि जब ये पता कहा गया है ज़ाहिर के सादी और हाफिज़ के बाद ही कहा गया होगा, हाफिज़ के बारे में कहा गया है उसके बाद, उस वक्त भी ये माना जाता था कि गोया गज़ल की दुनिया में सादी की हैसियत जो है वो गोया तमाम की है। उम्र की तीसरी दहाई में ही खुसरो के कबूल आम का शोहरा ईरान तक फैल गया। उस वक्त शेख सादी उम्र की आखिरी मंजिल में थे और खुसरो की काबिलियत का उन्हें पूरा इल्म था। अल्लामा शिबली ने शेरुल नजम में लिखा है, इक़्तिबास है, आज़री ने जवाहिरुल असरार में लिखा है कि शेख सादी शिराज़ी खुसरो से मिलने के लिए शिराज से दिल्ली आए। अब शिबली कहते हैं, अगरचे ये रवायत करीन क़यास नहीं और बाज़ तज़किरा नवीसों ने सराहतन इस वाक़े से इनकार किया है, ताहम इससे इस कदर साबित होता है कि आज़री के नज़दीक खुसरो इस पाए के शख्स थे कि सादी का उनकी मुलाकात के लिए सफ़र करना मुमकिन था। और इस कदर तो तमाम मौलिकों और तज़किरा नवीसों को तस्लीम है कि जब सुल्तान शहीद ने सादी को शिराज से बुलाया तो उन्होंने बुढ़ापे का उज़्र किया और लिख भेजा कि खुसरो जौहर काबिल हैं, उनकी तरबियत की जाए। उस वक्त खुसरो की उम्र 32 बरस से ज़ायद न थी। इक़्तिबास कर, अमीर खुसरो हकीकी बानी में जामे कमालात शख्सियत के मालिक थे। शायरी तो उनका मैदान था ही, लेकिन उन्होंने दीगर उलूम व फ़नून
मसलन मौसीकी वगैरह में जिस दर्जे की महारत वह पहुँचाई थी उसकी मिसाल कम देखने में आती है। ज़ाहिर रवायात में बहुत सी चीज़ें हैं मौसीकी और अमीर खुसरो से बताने की बहुत सी चीज़ें। फ़न मौसीकी से उनके शगफ़ के बारे में बहुत सी रवायात मौजूद हैं। फ़क्र और तसव्वुफ़ की रोशनी में देखिए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से खुसरो की अक़ीदत व मोहब्बत नाकाबिल तरदीद हक़ीक़त का दर्जा रखती है। ख़ुद सुल्तान जी साहब को खुसरो से जिस दर्जे का ताल्लुक़ ख़ातिर था उसके वाफिर सबूत रवायात में मौजूद है। इस हकीकत से दुनिया वाकिफ़ है कि सुल्तान जी साहब के विसाल के वक्त खुसरो बंगाल में थे और वहाँ ज़्यादा दिनों तक क़याम का इरादा रखते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पीर व मुर्शिद के विसाल की खबर मिली फ़ौरन दिल्ली वापस आ गए और महज 6 महीने के बाद खुद भी दाई अजल को लबैक कहा। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है तो जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया गया, अमीर खुसरो को न सिर्फ चंद अव्वलीन हिंदुस्तानी फ़ारसी शोरा में सबसे बुलंद मकाम हासिल है, बल्कि जमहूर का इत्तफ़ाक़ है कि उसके बाद भी हिंदुस्तान का कोई फ़ारसी गो शायर उनके मर्तबे को नहीं पहुँचा। हमारे सामने बहुत मशहूर मिसाल गालिब की है कि गालिब जो है वो अपने को ज़ाहिर कि अपने को खुद भी इतने बड़े फ़ारसी को समझते थे कि किसी को ख़ातिब में नहीं लाते थे, और उन्होंने ख़त में लिखा भी है कि भाई मैं तो हिंदुस्तान के किसी फ़ारसी को मतलब इस काबिल नहीं समझता कि उसके उसका कायल हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अमीर खुसरो हुआ। फैज़ी के बारे में उनका जुमला है गालिब का कि फैज़ी फैज़ी के यहाँ भी कभी कभी ठीक निकल जाती है, उनके यहाँ भी कभी कभी कोई ऐब आ जाता है। लेकिन खुसरो के बारे में गालिब ने ये कहा कि मैं अगर कायल हूँ तो अमीर खुसरो के पास ज़ाहिर है कि इससे भी ये बात उनके मतलब वाज़ेह रहे कि हाँ कि फ़ारसी शोरा में सबसे बुलंद मकाम हासिल है, बल्कि जमहूर का इत्तफ़ाक़ है कि उसके बाद भी हिंदुस्तान का कोई फ़ारसी व शायर उनके मर्तबे को नहीं पहुँचा। वाज़ेह रहे कि इससे ये समझना करीन सेहत न होगा कि खुसरो के बाद हिंदुस्तान में फ़ारसी शायरी किसी ख़ास अहमियत की हामिल नहीं रही। वाक़या ये है कि बाद की सदियों के दौरान यहाँ तक कि 19वीं सदी के अवाखिर तक वाक़या ये है कि बाद की सदियों के दौरान यहाँ तक कि 19वीं सदी के अवाखिर तक सबके हिंदी के फ़ारसी शोरा का एक तवील सिलसिला है। इनमें हिंदुस्तान के मकामी शोरा के साथ ईरान से आए हुए शोरा भी शामिल हैं। सबके हिंदी के सिलसिले के आखिरी फ़ारसी शायरों में बिलाशुबह गालिब सबसे मुमताज़ हैसियत रखते हैं। इन शायरों ने हिंदुस्तान में फ़ारसी शायरी को बहुत तरक्की दी और ऐसे ख़ास तर्ज को परवान चढ़ाया कि उसे सबके हिंदी यानी हिंदुस्तानी तर्ज से मौसूल किया गया, और यही नहीं बल्कि ईरानी फ़ारसी शायरी से उसकी बिल्कुल अलग पहचान कायम हुई। इस सब के बावजूद अमीर खुसरो ने फ़ारसी शेर व अदब की दुनिया में खुद को जिस तरह कायम और मुस्तहकम किया उसकी मिसाल अब तक नहीं मिल सकी। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अगर हिंद और ईरान दोनों की जुमला फ़ारसी शेरी रवायात और शोरा को सामने रखकर देखा जाए तो भी अमीर खुसरो बहुत मुमताज़ नज़र आते हैं। इस हकीकत का सच्चा एहसास अल्लामा शिबली के ही दर्ज झैल इक़्तिबास से किया जा सकता है। वो लिखते हैं, शिबली इक़्तिबास है, हिंदुस्तान में 600 बरस से आज तक, अब तो 700 साल हो गए, 100 साल पहले, हिंदुस्तान में 600 बरस से आज तक इस दर्जे का जामे कमालात नहीं पैदा हुआ, और सच पूछो तो इस कदर मुख्तलिफ और गुनागू औसाफ के जामे ईरान और रोम की खाक ने भी हज़ारों बरस की मुद्दत में 2 ही 4 पैदा किए हो।
सिर्फ एक शायरी को लो तो उनकी जामियत पर हैरत होती है। फिरदौसी, सादी, अनवरी, हाफिज, उर्फी, नज़ीरी बेशुबा इकलीम में सुखन के जम कै हैं, लेकिन उनके हुदूद हुकूमत एक इकलीम से आगे नहीं बढ़। फिरदौसी मसनवी से आगे नहीं बढ़ सकता, सादी कसीदे को हाथ नहीं लगा सकते, अनवरी मसनवी और गज़ल को छू नहीं सकता, हाफिज, उर्फी, नज़ीरी गज़ल के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन खुसरो की जहांगीरी में गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई सब कुछ दाखिल, और छोटे छोटे खित्ता हाय सुखन यानी तज़मीन, मुस्तज़ाद और सनाए बदाए का तो शुमार। इक़्तिबास खत ये शिबली फरमा है। इस इक़्तिबास से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमीर खुसरो का मुल्क सुखन किस कदर वसी व अरीज़ है। यहाँ एक बात की वजाहत ज़रूरी मालूम होती है, और वो ये कि शिबली के दर्जे बाला बयान से शायद ये नतीजा निकाला जा सके कि खुसरो के सिवा दीगर मज़कूरा वाला शोरा ने अपनी अपनी मखसूस सिंफ में ही तबाज़माई की और दीगर असनाफ पे कुछ नहीं कहा। और क्या ऐसे ही लगता है? लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। उर्फ़ी और नज़ीरी, ख़ासकर उर्फ़ी को ही सामने रख लें तो उनके यहाँ कसायद न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उनकी अपनी एक अलग शान है। उर्फ़ी के कसीदे जो हैं, दरअसल शिबली का मकसद ये जाहिर करना है कि जिस तरह दीगर शोरा की मखसूस पहचान किसी न किसी सिंफ के साथ वाबस्ता है, वो मामला खुसरो के साथ नहीं है। खुसरो ने तमाम मुरवजा असनाफ में अपनी क़ुव्वत शेरगोई का गैर मामूली इजहार करके अपनी बरतरी साबित की। अमीर खुसरो ने खमसा निज़ामी के जवाब में खमसा यानी 5 मसनवियाँ लिख कर निज़ामी को खराज अक़ीदत पेश किया है। इसके अलावा उनके कसीदों की तादाद भी खासी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि खुसरो की गैर मामूली शोहरत और मकबूलियत में सबसे बड़ा दख्ल उनकी गज़लों को। उनकी गज़लों की तादाद 2000 के करीब है। गंजू पर 1996 और कुलियात मेरे पास है, वज़ीर सलाम किताब में तस्दीक करता है। 2000 गज़लें 2000 गज़लें हमारे 20 साल की 2000 गज़लों करीब। हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि खुसरो ने अपने दवावीन को मखसूस नामों से मौसूल किया है और नाम के साथ उम्र के मुख्तलिफ मदारिज की मुनासबत का भी इंतज़ाम रखा है। उन दवावीन के नाम इस तरह हैं, तो फतुस्सिग़्र सबसे पहला दीवान, सिग़्र सिनीन का इब्तिदाई, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमाल, बक़िया नक़िया और आखिरी जो है निहायतुल कमाल। उन्होंने तीसरे दीवान का एक तवील दिबाचा तहरीर किया, जो दिबाचा गुर्रतुल कमाल के आप बहुत मशहूर है, उसका तर्जुमा भी हो चुका है। दिबाचा तहरीर किया जिसमें अपनी शायरी के अलावा फ़न्ने शेर और उससे मुताल्लिक़ दीगर निकात पर सैर हासिल बहस। इस दिबाचे में मशक़ी शेरियात के कई नहायत बुनियादी मबाहिस उठाए गए हैं। इससे अमीर खुसरो की तनक़ीदी बसीरत और उनके गहरे तफक्कुर का बखूबी अंदाज़ा होता है। तो ये अब मैं ये करता हूँ कि कुछ एक दो बातें ज़रा सा, एक तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब मौका है। एक पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ मीर के बारे में, मीर की शायरी के बारे में पस्त बुलंद का फतरा जो है या ये अल्फाज बहुत कसरत से इस्तेमाल होते रहे हैं और आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं। असल में जुमला जो मशहूर जुमला है वो ये है कि पस्तश बगायत पस्त व बुलंदश बिस्यार बुलंद।
यानी मीर का पस्त कलाम जो है वो बेइंतहा पस्त है और उनका बुलंद कलाम जो है वो क्या ही बुलंद है। ये इसका मफ़हूम है। लेकिन इसमें जो मामला हुआ कि ये जो जुमला मशहूर है इसी को लोग सही समझते हैं और आज भी इस पर इसरार करते हैं। हाँ साहब, मीर के यहाँ बहुत से शेर ऐसे हैं कि वो मीर के कलाम में होनी नहीं चाहिए थी, माँ बोली बिल्कुल पस्त, तो वो पस्तश बेगायत पस्त वाली बात गोया लोगों को लगता है कि वो सही है। असल बात यह है कि ये असल फिक्रा या असल जुमला ये था, पस्तश अगरचे अंदर पस्तश अम्मा बुलंदश बिस्यार बुलंदश। उनका पस्त कलाम अगरचे बहुत थोड़ा पस्त है लेकिन बुलंद कलाम जो है वो बेइंतहा बुलंद। और ये जुमला सबसे पहले तकी यहूदी ने अपने तज़किरे अरफ़ातुल आशिकीन में अमीर खुसरो के कलाम के बारे में इस्तेमाल किया। ये असल जुमला जो है कि उनका पस्त कलाम थोड़ा पस्त है लेकिन बुलंद कलाम बेइंतहा बुलंद। पस्तश अगरचे अंदर पस्तश अम्मा बुलंदश बिस्यार बुलंद। तो ये अमीर खुसरो की शायरी पर इज़हार मतलब उसके तज़किरे में तकी यहूदी ने ये जुमला लिखा और फिर इसी को सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने अपने तज़किरे मजमू नफ़ाइस में जहाँ अमीर खुसरो का बयान किया है, जिक्र किया है, तो बाकायदा तकी यहूदी के हवाले से ये जुमला नक़ल किया है बिल्कुल इसी तरह। और यही जुमला फिर ज़ाहिर बाद में मीर के लिए सदरुद्दीन आज़ूका ने अपने तस्वीर में एज इट इज़ नकल किया कि गोया मीर का पस्त कलाम थोड़ा पस्त है लेकिन बुलंद कलाम बेइंतहा बुलंद है। इसी जुमले को गुलशन बेखार में मीर के ही लिए शेख्ता ने एज इट इज़ नकल किया जो बिल्कुल चला रहा था खुसरो के ताल्लुक से। ये जुमला तब्दील किया सबसे पहले मौलाना हाली ने मुक़द्दमा शेर व शायरी और वहाँ ये जुमला लिख दिया कि पस्तश बेगायत पस्त बुलंदश बिस्यार। 1893 में ये जुमला असल से बिल्कुल बदल गया। देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुँची कि कहाँ थोड़ा पस्त और कहाँ बेइंतहा पस्त। तो इस पॉइंट को भी मैं सोच रहा था कि ये आपके सामने मैं बयान कर दूँ, आप लोग वाकिफ होंगे कि ये जुमला सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में तकी यहूदी ने अपने तज़किरे अरफ़ात में इस्तेमाल किया, फिर उसको नक़ल किया मजमू नफ़ाइस में खाने आरज़ू बिल्कुल ऐसे। और जाहिर कि उसमें फिर पूरा इक़्तिबास है और फिर खाने आरज़ू भी लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है तो भाई ये जो कहा गया है कि उनका पस्त कलाम थोड़ा पस्त है, बुलंद कलाम बेइंतहा बुलंद है, तो खाने आरज़ू ने लिखा है कि भाई ये पस्त व बुलंद की बहस ही फजूल, क्योंकि दुनिया में कोई भी शायर ऐसा नहीं हुआ कि जिसका तमाम सारा कलाम अज़ अव्वल ता आखिर एक ही मेयार पर। ये बिल्कुल सही बात कही है कि हर शायर के यहाँ कोई चीज़ बहुत बुलंद होगी, कुछ औसत दर्जे की होगी, कुछ, लेकिन ज़ाहिर है अमीर खुसरो का या मीर का जो थर्ड क्लास शेर होगा वो हमारे आपके थर्ड क्लास शेर की तरह नहीं होगा, वो मीर और खुसरो के मेयार से थर्ड क्लास होगा। ये लोग भूल जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हाँ मीर का कोई मामूली शेर है तो वो हम लोगों के जैसा मामूली शेर है, या खुसरो का अगर कोई उनके मुकाबले उनके लिहाज से अगर ज़रा निचले दर्जे का शेर है तो खुसरो का शेर है, उसमें भी ऐसी फनकारी और ऐसी कोई बात, कोई खूबी, कोई चीज़ होगी कि जो बड़े बड़े शायरों के यहाँ या अच्छे शायरों के यहाँ बुलंद पाया शेर में भी शायद ना हो। तो ये एक बात थी। अब जाहिर है कि खुसरो के जैसा मैंने अर्ज़ किया कि उनके गज़लों की शोहरत गज़लों की वजह से जाहिर है कि मसलबिया और उनके कसायद खासी तादाद में है, जैसे उनका पढ़ना मुश्किल है और कोई उसमें कारीगरी दिखाई है खुसरो ने। फिर अलग से उनकी जो नस्र है एजाज खुसरवी, उसका पढ़ना कभी बैठ के शरीफ साहब के साथ बैठ के पढ़ेंगे कि उसमें जो मतलब खुसरो ने जो क्रिएटिविटी या शिद्दत पसंदी या इख्तराई जो तबीयत होती है, जो तबीयत में इख्तरा वाली सिफत होती है, उसका तो ऐसा गैर मामूली मुजाहरा किया है खुसरो ने शायरी में, नस्र में भी। लेकिन ये है कि खुसरो की गज़लें जो हैं वो जाहिर है कि वही एक तरह से एक ज़माने से और आज भी
खुसरो का जब भी हम जिक्र यहाँ मैं उनके जो हिंदवी कलाम है उसका मैं जिक्र बिल्कुल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसके बारे में आज तक ये तय नहीं हुआ है कि खुसरो से मंसूब जो कलाम है हिंदवी वो वाकई उन्हीं का है या उनका नहीं है, तो उसको तो मैं बिल्कुल, लेकिन खुसरो की जो शोहरत है, उनका जो मकाम मर्तबा है, जो पिछले 700 साल के अरसे में बिल्कुल यानी अर्श मुअल्ला पर है शायरी की दुनिया में, वो ज़ाहिर है कि उनके और असनाफ तो उसमें है ही है, लेकिन गज़लों ने ज़ाहिर है कि सबसे मरकज़ी किरदार अदा किया है। और खुसरो की गज़ल, अब देखिए इसमें मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कि भाई खुसरो के थोड़ा सा पेशरो यानी शादी है बिल्कुल उनके सामने, और खुसरो जो है इस मामले में शादी को और हाफिज़ को खैर खुसरो के बाद पैदा हुए, लेकिन शादी और उनसे पहले के लोग खुसरो जो है उनको वो बहुत अहमियत देते हैं, उनकी बड़ी कद्र मंज़िलत उनकी निगाह में है। शादी के कलाम के बारे में यानी बहुत बहुत मशहूर है ये बात जो कही जाती है, भाई शादी की गज़लें जो हैं उनमें ऐसी सलासत और सादगी है कि उस सलासत और सादगी में शादी जो है वो ऐसी ऐसी पुरअसर और ऐसी तासीर पैदा कर देते हैं और ऐसी बात कह देते हैं कि आदमी जो है वो बिल्कुल उसी में माहिर हो जाता है या उसका बिल्कुल गिरफ्तार हो जाता है उसको भी। तो गोया शादी की जो बहुत सी सिफात है उसमें बहुत बुनियादी सिफत माना गया है सलासत और सादगी, यानी उसमें कोई बज़ाहिर बहुत कारीगरी जो बहुत बाद में जो सबके हिंदी के शोरा के यहाँ में नज़र आती है कि फनकारी निकाल से गालिब या बेदी वगैरह, तो ये बात शादी क्या है। लेकिन यह है कि शादी जो है, जैसा कि ये कथा भी बता रहा है कि गज़ल उस वक्त तक गज़ल जो है वो गोया शादी से ही अपने आप को रिलेट करती थी, गज़ल और शादी गोया लाज़िम मौजूद है। अब सवाल ये है कि खुसरो ने जो गज़लें कही हैं तो उसमें एक तो ये है कि कई सिफात हैं खुसरो के गज़लों में, तो उनके यहाँ ज़्यादातर मज़ामीन खुसरो के जो हैं, अगरचे उनके यहाँ हिकमत और फ़लसफ़ा और कहीं कहीं इसके मज़ामीन हैं, लेकिन खुसरो के यहाँ कसरत जो है वो इश्किया मज़ामीन जो ज़ाहिर है कि हमारी फ़ारसी रवायत में गज़ल की रवायत में चले आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर कि वही इश्किया मज़ामीन जो है वो शादी के यहाँ भी है। शादी के यहाँ ज़रा सा कहीं कहीं हिकमत और फ़लसफ़ा ये सब चीज़ें गुलिस्तान बोस्तान वगैरह में तो खैर आई है, लेकिन गज़लों में भी खुसरो का कमाल ये है कि वो इश्किया मज़ामीन को जो जिस पैराए में अदा करते हैं, खुसरो के यहाँ भी बहुत पेचीदगी या उस तरह की मुश्किल पसंदी या ऊपर से नज़र आने वाली जो फनकारी या कारीगरी होती है वो खुसरो के यहाँ हमें नज़र नहीं आती, तो मतलब मुझे नज़र नहीं आती और मेरा ख्याल है कि असातिज़ा का भी ये ख्याल है। खुसरो का कमाल ये है कि वो जो इश्किया जज्बात है या इश्किया वारदात है उसको जब वो बयान करते हैं तो वो उसको इस पैराए में बयान करते हैं, कहीं कहीं मालूम हुआ कि मुकालमे की कैफियत पैदा कर दी, कहीं उसको कोई वक़ुआ बना के पेश कर दिया, कहीं लफ्ज़ों से खेल कर गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये एक तरह से खुसरो की फनकारी की दलील है। दूसरी बात जो बहुत बहुत अहम है कि मज़मून को इस तरह बयान करते हैं खुसरो कि तासीर या जिसको शिबली ने सोज़ गुदाज कहा है, और सोज़ और गुदाफ्तगी की कैफियत गज़ल की बहुत बुनियादी सिफात में शामिल है। ये चीज़ जो है वो खुसरो इस तरह पैदा कर देते हैं कि वही मज़मून जो है किसी दूसरे के यहाँ अगर बना हुआ है तो वहाँ आपको लगेगा कि यहाँ तो लगता है बड़ा तसन्नो है यहाँ से, और खुसरो जो है उसको जब बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मज़मून या ये शेर इसी मौके के लिए ही मखसूस है। तो और ज़ाहिर है कि खुसरो के यहाँ भी सादगी और सलासत इस मानी में कि जैसा मैंने कहा कि उस तरह की पेचीदगी नहीं। एक सिफत खुसरो के गज़लों के बल्कि उनके पूरे कलाम के खासतौर पर गज़लों में वो है रवानी। और रवानी जो है अगरचे आज तक ज़रा इसके बहुत लोग सरगर्दा हैं,
कि रवानी को कैसे डिफाइन किया जाए कि रवानी होती क्या है, तज्जिया करके कैसे दिखाया जाए। क्योंकि रवानी जो है वो ऐसी कैफियत है कि आप महसूस कर लेते हैं। यदि दो शेर आपके सामने पढ़े जाएं, हमारे सामने पढ़े जाएं, और दोनों शेरों में एक शेर में रवानी बहुत ज़्यादा हो, दूसरे शेर में रवानी ना हो, तो हम फ़ौरन बता देंगे कि ये शेर जो है ज़्यादा इसमें रवानी है, इसमें रवानी नहीं है। लेकिन ये रवानी कैसे पैदा हुई या कैसे पैदा होती है, इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो रवानी को बहुत बड़ी सिफत माना गया है, ख़ास तौर से हमारी फारसी शायरी और उर्दू शायरी में भी। रवानी पर हुर्रतुल कमाल के दीबाचे में रवानी पर खासी बहस की है और अपने कलाम की जो सिफात उन्होंने जाहिर की है उसमें रवानी का ख़ास तौर से जिक्र किया है। हाफिज़ का एक शेर है, और जाहिर के हाफिज़ के कलाम में भी रवानी बहुत है। हाफिज़ का एक शेर है कि आरा के दानी उस्ताद गर बिंगरी बतहकीक सनत गरेस्त अम्मा शेर रवान अदालत। जिसको आप उस्ताद समझते हैं, अगर आप ज़रा तहकीक करके देखें, ठीक है, मुझे हकीकत पता लगाइए, तो पता ये चलेगा कि वो कारीगर बहुत बड़ा है, फनकार बहुत बड़ा है, लेकिन उसके यहाँ तब रवा जो है यदि रवानी नहीं, उसके कलाम में रवानी नहीं। रवानी हमारे मीर साहब जितने भी ज़ाहिर के जो बड़े शोरा हैं उन्होंने इस सिफत को अख्तियार किया, इसको इस्तेमाल में लाए, यानी इसको बदूकार लाए हैं और इसके बारे में इजहार ख्याल भी किया है। मीर का दो शेर सुन लीजिए। देखो तो किस रवानी से कहते हैं शेर मीर, मिर्ज़ा देखो तो किस रवानी से कहते हैं शेर मीर, दूर से हजार चंद है उनके सुखन में आप। अब आप लफ्ज़ से ही हम से फायदा उठाया है। आप तो चमक के मानी में है, लेकिन आपके मानी चूँकि पानी भी और पानी का ताल्लुक रवानी से है, तो दूर से हजार चंद है उनके सुखन में आप। एक तो उनका मीर का जो बदला है बहुत मशहूर है कि मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। तो रवानी की जो सिफत है ये खुसरो के कलाम की जो मुमताज़ तरीन सिफात है, सबसे बड़ी जो सिफात है, उसमें रवानी की सिफत बहुत गैर मामूली है। अब कुछ शेर मैं ज़रा पढ़ देता हूँ, वरना ये होगा कि भाई अगर दूसरों पे बात हो। कुछ तो जाहिर के बहुत मशहूर शेर हैं, तो मैंने एक उनकी जो मशहूर गज़ल है कि बीमस्त के सौदायत दीवाना कुदरत मारा, दर शहर का बदनामी अफसाना कुदरत मारा। इसमें एक शेर है और वो मजमून आप देखेंगे, मजमून ज़ईफ़ी और लागरी का। जी गुना ज़ईफ़ अरमन दर जुल्फ़े तू आवेज़म, जी गुना ज़ईफ़ अरमन दर जुल्फ़े तू आवेज़म, मशाता बजाए मुँह दर्शाना कुनत मार। भाई इस तरह का ज़ईफ़ कोई तरह लागर हो गया हूँ, आशिक कह रहा है, खुसरो नहीं कह रहा, आशिक कह रहा है कि मैं ऐसा लागर हो गया हूँ बिल्कुल सूख के बाल की तरह कि वो माशूक कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी जुल्फ़ में मैं झटक जाऊँ तो मशाता जो है वो बाल के बजाय मुझे कंघे में फंसा दे, अपने कंघे में फंसा दे। ज़ीगुना ज़ईफ़ अरमन दर जुल्फ़े तू आवेज़म, मशाता बजाए मुँह दर्शाना कुदरत। अब आप देखिए कि आशिक की लागरी, आशिक की नातवानी, आशिक के ज़ोफ़ का मज़मून जो है वो बहुत ही घिसा पिटा मज़मून है हमारी गज़ल की दुनिया, और इस पर इतनी तरह से अशार कहे गए हैं, मज़मून बदली की गई है। दो शेर सुन लीजिए इसी ज़ोफ़ के मज़मून का। एक नासिक का शेर सुन लीजिए। नासिक का शेर है कि इंतहाए लागरी से जब नज़र आया न मैं, इंतहाए लागरी से जब नज़र आया न मैं, हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा जाए। अब देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ गज़ल की जो शेरियात है या गज़ल की जो रवायत है उसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं कि उनको अगर पेश नज़र न रखा जाए
तो लोग कहेंगे कि साहब बताइए ये कोई शायरी है कि बताइए आशिक जो है वो इतना वो हो गया, तिनका बन गया और बिस्तर से झाड़ा जा रहा है। असल में बात ये है कि हमारी और ये फारसी से चला आ रहा है। खुसरो के यहाँ तो बहुत है, यानी शोखी और ज़राफ़त की मज़ाक, उसी बात को शोखी वाले ये नासिक का शेर जो है वो नासिक ने जानबूझ के शोखी और ज़रीफ़ाना अंदाज में ये मजमून बांधा है ताकि जैसे ये शेर सुना जाए तो लोग हंस दें। लेकिन इसका मतलब जब लोग ये लेने लगते हैं कि आप देखिए कैसा गैर वाकई या अननेचुरल ये शेर है कि बताइए भाई अननेचुरल, तो फिर अननेचुरल अगर नासिक के यहाँ है तो खुसरो के यहाँ भी अननेचुरल है, यानी उनके यहाँ भी तो आशिक जो है वो इतना लागर हो गया है कि माशूक के जुल्फों में बाल बन के लटक गया और कह रहे हैं कि मशाता जो है वो बाल के बजाय मुझे अपने कंघी में फंसा लेंगे। अगर अननेचुरल है तो ऐसा थोड़ी है कि खुसरो के यहाँ नेचुरल है वही चीज़ और नासिक के यहाँ अननेचुरल हो। ये हमारी गज़ल की रवायत में ये मज़ामीन पहले से मौजूद हैं। शायर इनको तरह तरह से कभी कभी शोखी और ज़राफ़त के साथ बयान करता है कि लुत्फ़। अब गालिब का शेर सुन लीजिए। गालिब का शेर सुन के नासिक के शेर में तो आशिक साहब जो है वो इतने ज़ईफ़ हुए कि तिनका बन गए। गालिब का शेर सुनिए। गालिब साहब तो हमारे लिए बहुत किताब, गालिब की शायरी तो बड़ी सच्ची और बड़ी हकीकी है बिल्कुल। वो अगर अननेचुरल है तो गालिब के यहाँ सबसे ज़्यादा अननेचुरल है। गालिब का शेर है, देखिए लागर का लफ्ज़ गालिब ने इस्तेमाल किया, लागर इतना हूँ कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे। आशिक अपने माशूक से कह रहा है कि मैं इतना लागर हो गया हूँ, लागर इतना हूँ कि गर तू बज़्म में जा दे मुझे, मेरा जिम्मा देख कर कोई जो बदला दे मुझे। अब बताइए, यानी यहाँ तो आशिक साहब इतने लागर हुए कि गायब ही हो गए। यहाँ ये शेर भी गालिब का ये दरअसल वही ज़राफ़त वाले पहलू से कहा है कि आप माशूक की महफिल में रकीब लोग बैठे हुए हैं। अब रकीब जो है वो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो कह रहे भाई तुम ऐसा है कि मुझे बस मैं इतना लागर हो गया हूँ कि अगर मुझे अपनी महफिल में आने दो तो ये मैं इसका जिम्मा लेता हूँ कि लागरी की वजह से मैं नजर ही नहीं आऊँगा रकीबों। भाई ये कह रहा हूँ कि ये तीन शेर हमारे सामने एक ही मजमून के हैं, लागरी और ज़ोफ़ का मजमून। खुसरो हैं, गालिब हैं और नासिर, और तीनों ने इन तीनों शेरों में आशिक के ज़ोफ़ और लागरी को इतना बढ़ाया ज़ाहिर मजमून आखिरी की सूरत में कि उसको बिल्कुल तिनका, उस खुसरो के यहाँ बाल बन गया वो, और नासिक के यहाँ तिनका बन गया, और गालिब के यहाँ वो गायब ही हो गया, नजर ही नहीं आ रहा कितना गालिब हो गया। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो गोया हमारे, तो मुझे दिखाना था कि खुसरो जो है वो किस तरह के मज़ामीन ऐसे चालाकी के साथ कहीं ऐसी उसमें ऐसा नया पहलू पैदा करके, आप देखिए बशाता बजाए मुँह दर्शाना कुनद मारा। एक शेर अमीर खुसरो का ये ख़ास तौर से मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ऐ गुल चुआमदी बज़मी गो चिगुनान, ऐ गुल चुआमदी बज़मी गो चिगुना अन आ रुए हा के दर तहे गर्दे फराशुदन। मजमून खुसरो ने ये वही मजमून है जो अपने आखिरी मंजिल में आके गालिब के यहाँ पहुँचा। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिना होगी। ये वही मजमून कि ज़मीन से जो गुल निकल रहे हैं, फूल खिले हुए ऊपर आ रहे हैं, वो ज़मीन के अंदर वो हसीन चेहरे हैं या जो हसीन लोग हैं वो इस खाक में दफन हो गए हैं, वही है जो फूल और गुल और लाला और इसकी शक्ल में ज़मीन के ऊपर निकल रहे हैं। यही मजमून गालिब का है। तो आप देखिए कि इस मजमून को खुसरो ने, इसके पहले ये भी बयान कर दूं कि ये मजमून जो है खुसरो से पहले सादी ने बोस्ता के एक शेर में बयान किया, और वो शेर बोस्ता का है कि अजब नीस्त बर खाक अगर गुल शिगुफ, अजब नीस्त बर खाक अगर गुल शिगुफ के चंदी गुलंदाम दर खाक खुफ। ये बोस्ता का शेर सादी। जाहिर है कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि बोस्ता जो है ये पहले की है। सादी के इस शेर को खुसरो ने सामने रख के इस मजमून को माना।
और ऐसा बांधा है कि खुसरो के सामने शादी का शेर बिल्कुल सपाट, अगरचे पहले खुसरो नहीं बांधा कि भाई इस ज़मीन के ऊपर जो ये इतने गुल जो निकल रहे हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। न जाने कितने बुलंद, आप देखिए गुलंदाम माशूकों के लिए गुलंदाम का मतलब इस्तेमाल किया जाता है कि न जाने कितने गुलंदाम जो हैं वो इस ज़मीन के अंदर दफन हो गए हैं, खाक में मिल गए हैं। वही है जो गुल के शक्ल में ऊपर निकल रहे हैं, तो इससे ताज्जुब की क्या बात है। अजब नेस्त बरखाक अगर गुल शिगुफ, ये चंदी गुलंदाम दर खाक हो। लेकिन खुसरो का देखिए शेर, यानी खुसरो जो है इसमें मुतकल्लिम जो है वो जो गुल खिला हुआ ऊपर खिला हुआ है उस गुल से पूछ रहा है, अय गुल चु आमदी पर ज़मीन, अय गुल जो तू अभी ज़मीन के अंदर से तू ऊपर आया है, ज़मीन पर ऊपर जाहिर हुआ है, अय गुल चु आमदी पर ज़मीन गो ज़रा बता चेगुनान, वो कैसे है बोलो। चेगुनान आर हुए हा, वो चेहरे के दर्द है गर्दे फनाशुदर, जो फना की गर्द में आग मिल गए, वो किस हाल में है, कैसे। चेगुनान तो ऐसा बड़ी लफ्ज़ रखा है खुसरो ने, किस हाल में है, कैसे है, क्या ऊपर गुजर रही है, क्या बीत रही है, ये सब मानी है इसमें। और तू ही ऊपर आया है तो तू ही बता सकता है तू किस हाल में है। तो आप देखिए कि वही मजमून जो है वो सफ़र करते करते गालिब जैसा, गालिब के सामने सादी का शेर भी है, गालिब के सामने खुसरो का शेर भी है, लेकिन गालिब जैसा जब बड़ा शायर, अजीम शायर होता है तो वहाँ भी अपनी वो राह निकाल लेता है। हालांकि गालिब, खुसरो ने जो रुए हा कहा है, गालिब भी उससे इधर उधर नहीं जा सके, सूरतें कहा, खाक में क्या सूरतें होंगी, और खुसरो ने कहा है आ रुए हा इधर तह कर दे फनाशिदर, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिना हो गई। तो मजमून वही है। तो मैंने सोचा कि ये शेर भी, दिले के आशिको साबिर बुअद मगर संगस, दिले के आशिको साबिर बुअद मगर संगस, जे इश्क ताब सबूरी हजार फरसंगस। यानी कोई दिल हो, ऐसा दिल कि जो आशिक भी हो और साबिर भी हो, इश्क भी कर रहा हो और सब्र भी कर रहा हो। कह रहे हैं कि अगर वैसा कोई दिल है तो फिर वो दिल नहीं है, पत्थर है। दिले की आशिको साबिर बुअद मगर संगस, वो दिल नहीं, वो पत्थर ही है। क्योंकि जे इश्क ताब सबूरी, इश्क और सब्र के बीच में तो हजार फरसंग का फासला है। जहाँ इश्क होगा वहाँ सब्र नहीं हो सकता, जहाँ इश्क हो वहाँ सब्र नहीं। देखिए, गुफ्ती अंदर ख्वाब, गुफ्ती अंदर ख्वाब गह गह रुए खुद बनमायमत, गुफ्ती अंदर ख्वाब गह गह रुए खुद बनमायमत, ई सुखन बेगाना रागो काशना काशना रा ख्वाब नीस। यानी आशिक जो है वो माशूक से कह रहा है कि तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं तुम्हारे ख्वाब में आता हूँ और अपना चेहरा तुमको दिखाता हूँ। गुफ्ती अंदर ख्वाब गह गए, कभी कभी मैं तुम्हारे ख्वाब में आता हूँ और अपना चेहरा तुमको दिखा देता हूँ। तो आशिक उससे कहता है कि इन सुखन बेगाना रागो, ये बात किसी बेगाने से कहो, काशना रा ख्वाब, जो तुम्हारा आशना इसको कभी ख्वाब आया ही नहीं, ये तो कभी सोया ही नहीं, तो तुम्हारी बात झूठी है। देखिए कैसा मतलब इसमें वो पहलू पैदा कर दिया है। ई सुखन बेगाना, अब बेगाना और आशना का लफ्ज भी ले दिया। ई सुखन बेगाना रागो काशना रा ख्वाब नहीं। अब कहीं ये रहे तुम्हारे ख्वाब में आके कभी कभी अपना चेहरा दिखा। कस छे दानत के चिरफ तज गमे तू दोष बेमन, कस छे दानत के चिरफ तज गमे तू दोष बेमन, अशबे तीरा खबर पुरस के बहरम बूदस। कोई शख्स क्या जाने कि तुम्हारे गम में कल रात मेरे ऊपर क्या गुजर गई, कौन बता सकता है। कष्ट कौन जानता है कि तुम्हारे गम में मेरे ऊपर कल रात क्या गुजर गई। कहते हैं कि अशबे तीरा खबर पुरस, अंधेरी रात से जरा मालूम करो कि वही उसकी बहरम है। कल रात जिस अंधेरी रात मैंने रात गुजारी है वो अंधेरी रात ही उसकी बहरम है, मेरे गम की बहरम कोई उससे जाकर पूछ लो तो पता लगे कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है तुम्हारे गम में। और कमाल मतलब कुछ शेर को खुसरो के पढ़ के मतलब आदमी बस कई दिन तक एकदम सारा काम खराब हो जाता है।
अब शेर सुनिए कि मी रवियो गिरिया मी आयत भरा। वही बात कि बज़ाहिर शेर सादा बिल्कुल सही, लेकिन मी रवियो गिरिया मी आयत भरा। गिरिया का मजमून खुसरो का बड़ा पसंदीदा मजमून, खूब बांधा है। अब रबी बारह तो मन भी शवा बस यार जुदा मशहूर बदल है। ये शेर देखिए कि मी रवियो गिरिया मी आयत भरा, साते बिनशी के 12 खूबसूरत। मी रवियो गिरिया मी आयत भरा, साते बिनशी के 12 खूबसूरत। यानी तुम जाने वाले हो तो कह रहे जा रहा हूँ, तुम जाने वाले हो और मुझे रोना आ रहा है, गिरिया यानी आंसू निकल रहे हैं। कहते हैं कि साते बिनशी, आशिक कहता है माशूक से कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि ये बरसात रुक जाए, बरसात गुजर जाए, बरसात रुक जाए। आप ज़रा सोचिए इस पर, अगर गौर करें तो इसमें बानी का यानी इस पर कराया इस बात का है कि जैसे ही वो जाने की बात करेंगे, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर जब जाने की बात करेगा तो फिर रोना शुरू हो जाए, फिर वही आंसू निकलने लगे। तो यानी गोया नतीजा इसका ये होगा कि माशूक जाएगा ही नहीं, मतलब वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही अगर 1 घंटे के बाद भी जाने के लिए कहेगा तो फिर यही बरसात शुरू हो जाएगी। तो साते बिनशी, थोड़ी देर 2 घड़ी रुक जाओ, बैठ जाओ कि 12 बुग़्ज़, ये बारिश जो है, आंसू की बारिश जो है। और आप देखिए कि कैसा हकीकी और वाक़याती है कि आदमी जैसे ही बारिश होने लगे बाहर, और सब शायद अभी हो भी रहा था बारिश कि बारिश होने लगे तो आदमी इधर में रुक जाओ, ज़रा बारिश रुक जाए इधर। तो जो बिल्कुल वाक़याती चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, उसको मज़मून का हिस्सा बना के कैसा गैरमामूली। और वो शेर तो बहुत मशहूर, पूरा हमा हुआ ने सहरा सरे खुद नहादा बरकब तो उम्मीद आके रोज़े पर शिकार है। अब इसमें ये वाला शेर जो बलबम रसीदा, ये भी बड़ा मशहूर शेर है, बलबम रसीदा जानम तो बिया की जिंदा। अब देखिए वही जो मैंने कहा कि दूसरों का कमाल ये है कि सादा और सलीस अंदाज में पैराए में भी ये आदमी जो है वो लफ्ज़ों के साथ ऐसी फनकारी कर देता है कि कभी कभी महसूस नहीं होता किसी फनकारी। बलबम रसीदा जानम तो बिया के जिंदा मानम, पस हज़ा के मन न मानम बचकार खाइया। मेरी जान जो है मेरे लबों तक आ गई है, तू आ जा कि मैं बच जाऊँ, जिंदा रह जाऊँ, कि जिंदा मानम, पस हज़ा के मन न मानम। और जब मेरी जान निकल जाएगी उसके बाद अगर तुम आओगे तो फिर उससे क्या मुझे हासिल, बचकार, फिर तुम किस लिए आओगे, बचकार खाइया। ये शेर बस एक शेर। गुफ्तम चेगुना भी खुशियों जिंदा मी बुनी। गुफ्तम शेर मैंने, और बस ये शेर पढ़, गुफ्तम चेगुना भी खुशियों जिंदा मी बुनी, अज़यक निगाह कुछ तो निगाहे दिगर न कर। मैंने उससे पूछा माशूक से, आशिक मैंने माशूक से पूछा कि तुम किस तरह कत्ल कर देते हो और फिर जिंदा कर देते हो। गुफ्तम चेगुना भी खुशी वो जिंदा भी खुदी, ये कैसे करते हो कि कत्ल करते हो उसका फिर जिंदा कर देते हो। अब दूसरा तीसरा देखिए कि जब इन्होंने पूछा है माशूक से तो अज यक निगाह कुश, एक निगाह डाल के मुझे मार डाला और दूसरी निगाह की ही नहीं। निगाहे दिगर न कर, इशारा इस बात की तरफ है कि दूसरी निगाह डालता तो मैं जिंदा हो जाए। बहुत शुक्रिया।